नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत-बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी विद साक्षी पर। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने विकास के सिद्धांत देखे हुए थे। फ्रेंड्स, विकास के सिद्धांत हमने समझ लिए हैं, उससे संबंधित हमने क्वेश्चंस भी किए थे। आज की जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज हम इसमें जीन पियाजे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, जीन पियाजे का जो टॉपिक है कहने के लिए इतना ईज़ी और इतना अच्छा है कि समझ में जल्दी आ जाएगा। लेकिन कई बच्चे कहीं से भी पढ़ लेते हैं, यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, किताबों से पढ़ लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं, यहाँ से वहाँ से पता नहीं 50 तरीके की वीडियोज़ देख लेते हैं, लेकिन फिर भी पियाजे के क्वेश्चंस में वो अटक जाते हैं। उनके क्वेश्चंस नहीं बन पाते। तो आज हम वही चीज़ को क्लियर करेंगे कि क्वेश्चंस आपका एक भी नहीं छूटने वाला है। क्लास इतनी इम्पोर्टेंट होने वाली है ये आपके लिए, इसलिए आप इस क्लास को पूरा देखें और इस क्लास को पूरा देखने के साथ-साथ इसको अच्छे से समझें। इसमें हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं तो वो भी जान लीजिए। इसमें हम पूरा कंटेंट पढ़ेंगे पियाजे से संबंधित, उनकी उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ेंगे हम। उनने 4 अवस्थाएँ बताई हैं वो अवस्थाएँ पढ़ेंगे डीपली और हम लास्ट में 25 क्वेश्चन्स मैं लेकर आई हूँ और 25 क्वेश्चन्स हम इसके सॉल्व भी करेंगे। तो वीडियो तो बहुत ज़्यादा मस्त होने वाली है, ज़बरदस्त होने वाली है, तो आप बड़े ध्यान से सुनें और देखें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो फ्रेंड्स न्यू हैं, जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपको इसमें इस वीडियो में क्या-क्या मिलने वाला है, ये हेल्पफुल क्यों होने वाली है आपके लिए। तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमें क्लास में क्या-क्या पढ़ने को मिलने वाला है। हमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मिलेंगे हम पढ़ने को, 4 अवस्थाएँ डीपली पढ़ेंगे, हर स्टेज के प्रमुख लक्षण और उदाहरण भी देखेंगे और नए पैटर्न के साथ वस्तुनिष्ठ यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो वीडियो तो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, तो स्टार्ट करते हैं बस बिना किसी देरी के। अ, देखिए, जीन पियाजे। सबसे पहले बेसिक जानकारी बहुत ज़रूरी है जीन पियाजे के बारे में कि जीन पियाजे आखिर है कौन? ऐसा कोई भी टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पर पियाजे चाचा ना आएँ। पियाजे चाचा आते हैं तो उनको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। ये जीन पियाजे ये जाने-माने मनोवैज्ञानिक रहे हैं। कहाँ से हैं? तो ये स्विट्ज़रलैंड से हैं। स्विट्ज़रलैंड में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1896 1896 में इनका जन्म होता है। ये मनोवैज्ञानिक हैं, जीव वैज्ञानिक हैं और दार्शनिक भी हैं। ठीक है? इनका प्रमुख कथन है कि बच्चा एक छोटा नन्हा वैज्ञानिक है। ये कथन इनका बहुत ज़्यादा अ, प्रसिद्ध है और फेमस भी है, तो इसको आप याद रखेंगे कि बच्चा क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है। किसने कहा है? पियाजे चाचा ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पियाजे के अनुसार अनुकूलन क्या होता है? सबसे पहले ये जानें कि अनुकूलन है क्या? अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन की एक प्रक्रिया है कि बच्चा कैसे अनुकूलन करता है, कैसे सीखता है। तो हमारे माइंड में एक स्कीमा होता है। क्या होता है फ्रेंड? स्कीमा। हमारे माइंड में एक स्कीमा होता है, ऐसा पियाजे कहते हैं। क्या कहते हैं वो? कि हमारे माइंड में एक स्कीमा होता है, जो क्या करता है सूचनाओं को इकट्ठा करता है और व्यवस्थित करता है। क्या है? मानसिक ढांचा है। ठीक है? तो स्कीमा देख लिया, अभी हम सबको डीपली भी पढ़ेंगे। दूसरा होता है आपका आत्मसात। आत्मसात यानी कि एसिमिलेशन। ये क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में शामिल करता है। तीसरा होता है आपका समायोजन। समायोजन क्या है? तो समायोजन पुरानी स्कीमा में परिवर्तन करना समायोजन कहलाता है। संतुलन, अब संतुलन क्या है ये? संतुलन है मानसिक संतुलन बनाना, यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। आत्मसात और समायोजन के बीच में संतुलन बिठाना संतुलन कहलाता है। ठीक है? अब हम एक-एक करके इनको अच्छे से समझेंगे। पहला है हमारा
स्कीमा। अब स्कीमा होता क्या है, पहले ये जानो कि स्कीमा क्या है। स्कीमा है हमारे माइंड में एक मानसिक ढांचा। ये दिखेगा नहीं आपको। आप चाहे अगर सोचो कि अब हम ऑपरेशन करा के ये पता करें कि हमारे माइंड में ऐसा कोई है या नहीं, तो ये दिखेगा नहीं। लेकिन प्यासी चाचा ऐसा कहते हैं कि हमारे दिमाग में क्या होता है, एक स्कीमा होता है। स्कीमा क्या होता है, तो हमारे अंदर की जो मानसिक संरचना है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ये हमारे माइंड में लाखों करोड़ों स्कीमा है। ठीक है, हमने किसी भी चीज को देखा, माइंड में स्कीमा बना लिया, हाँ ये चीज ऐसी होती है। किसी भी चीज, किसी ने हमें किसी के बारे में कुछ बता दिया, दिमाग में स्कीमा बना लिया। कोई फ्रेंड हमें मिला, हाँ हमने उसको हाय हेलो किया और उसका नंबर सेव कर लिया। तो ये नंबर सेव हमने कहाँ किया, अपनी स्कीमा में नंबर सेव किया है ना। अब जब भी हमें वो दिखेगा तो तुरंत हमें याद आ जाएगा कि हाँ ये बिल्कुल इस मोबाइल की तरह काम करता है। जैसे एक मोबाइल में हमने नंबर फीड कर दिया है, तो आप जैसे मान लो मैंने रिंकी का नंबर फीड किया, अब मुझे रिंकी का नंबर निकालना है, मैं तुरंत रिंकी डालूंगी और नेम आ जाएगा। ऐसे ही हमारे माइंड का जो स्कीमा है, हमने जिसको एक बार माइंड में बिठा लिया, स्कीमा बन गया। जब भी हम क्या करेंगे उसका उसको वो हमें दिखेगा या हम उसके बारे में बात करेंगे, तो तुरंत हमारे माइंड से उसका नाम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो स्कीमा क्या होता है कि किसी भी चीज को देख के समझ के उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेना स्कीमा हो जाता है। जैसे कि पेड़ का स्कीमा, तो बच्चे ने क्या किया, एक पेड़ को देखा, उसने कह दिया कि हरी हरी पत्तियां होती हैं, बड़ा सी बड़ी सी डालियां होती हैं और इनकी शाखाएं होती हैं, तो क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है। तो उसका एक स्कीमा बैठा लिया, पेड़ है। दूसरा स्कीमा, बच्चे ने घर का स्कीमा बनाया। क्या बनाया कि बच्चे ने कहा चार दीवारें होती है, एक एक दरवाजा होता है, दो खिड़कियां होती हैं, तो घर का स्कीमा बन गया। ऐसे ही बच्चे ने फल का स्कीमा बनाया। स्कीमा क्या बनाया, फल, उसने कहा सेब। सेब का स्कीमा क्या है कि हाँ लाल रंग का सेब होता है, आकार में गोल होता है और स्वाद में मीठा होता है, और इन सबको क्या कहते हैं, इसी को हम सेब कहते हैं। कुर्सी का स्कीमा, कि कुर्सी क्या होती है, कुर्सी के बैठने की एक चीज होती है जिसके चार पैर होते हैं और पीठ का सहारा देने के लिए हमें इनमें से कुर्सी को पहचानते हैं। तो हमारे अंदर जो है, हमारे माइंड के अंदर हर एक चीज का स्कीमा है। ठीक है, स्कीमा होता क्या है, तो स्कीमा हमें जानकारी को समझने और याद करने में मदद करता है। तुरंत हमने किसी को देखा, हमारे माइंड में तुरंत स्कीमा बन गई। हमने किसी के बारे में बात की या कोई हमें मिला, हमने दिमाग में तुरंत स्कीमा बन गया। तो हर एक चीज का ऐसे ही लाखों करोड़ों स्कीमा हमारे दिमाग में है। आई होप कि आप स्कीमा समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका है आत्मसातीकरण, आत्म यानी कि एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है फ्रेंड, तो नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में समाहित करना। जैसे बच्चे ने क्या किया, एक डॉग देखा, उसके दिमाग में एक स्कीमा था डॉग का। डॉग का क्या स्कीमा था कि जिसके चार पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और भौं भौं करता है, क्या है वो, डॉग होता है। अब बच्चे ने उसके अंदर आत्मसातीकरण कर लिया, ये अपने दिमाग में स्कीमा बिठा लिया। ठीक है, अब बच्चे ने गेंद को देखकर उसे खिलौना समझता है, क्योंकि उसके अंदर जो स्कीमा है खिलौने का, वो गेंद के जैसा है। तो उसको लगता है कि जो गेंद है वो क्या है, खिलौना है ना। तो हमने क्या किया, स्कीमा में जोड़ लिया इसको। फिर जैसे मान लो बच्चा बच्चे ने एक कुत्ते को देखा और देखकर उसने क्या कहा कि ये जानवर है, क्योंकि उसके दिमाग में स्कीमा पहले से बना हुआ है कि कुत्ता जो है वो जानवर होता है। क्योंकि पहले से उसके दिमाग में क्या है, जानवर का एक स्कीमा बना हुआ है। पर उसे ये नहीं पता कि कौन सा जानवर कौन सा होता है। उसे ये पता है कि ऐसा चार पैर हो, एक पूंछ हो, दो बड़े बड़े कान हो, तो वो क्या होता है, एक जानवर होता है। ठीक है, तो जब बच्चे को कोई नई चीज मिलती है, तो वह उसे अपनी पहले से बनी समझ स्कीमा में शामिल कर लेता है। कि मान लो उसने कुत्ते को देखा, अब कुत्ते को देखने के बाद उसने कहा कि ये क्या है, ये डॉग है, ये जानवर है। स्कीमा में बैठा लिया। उसने कहा अरे ये भौंकता भी है। तो उसने अपनी स्कीमा में नई जानकारी जोड़ ली कि डॉग जो है वो भौंकता भी है। और उसने क्या किया, किसी बच्चे को काट लिया।
काट लिया तो किसी ने उसे बताया अरे डॉग काटता भी है। तो उसने नई जानकारी अपनी स्कीमा में फिट कर ली कि डॉग के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 बड़े-बड़े कान होते हैं, भौं-भौं करता है और वो काटता भी है। तो स्कीमा में क्या किया, नई जानकारी को इकट्ठा किया। समझ गए? तो हमें अपनी स्कीमा में कुछ नया जोड़ना हो, कोई नई जानकारी इकट्ठा करनी हो तो उसको हम क्या कहते हैं एसिमिलेशन। अब है आपका समायोजन यानी कि एकोमोडेशन। समायोजन इसमें आपको बच्चा के दिमाग में पहले से स्कीमा था। क्या स्कीमा था पहले से कि बच्चा कि एक डॉग होता है, उसके 4 पैर होते हैं और वो भौं-भौं करता है, काटता भी है। ठीक है? ये उसके दिमाग में पहले से स्कीमा था। अब उस बच्चे ने क्या कहा, बच्चे ने एक बिल्ली देखी तो उसने उसको क्या कह दिया, डॉग कह दिया। ठीक है? उसने उसको क्या कह दिया, डॉग कह दिया। डॉग कह दिया। अब वो किसी ने उसे बताया अरे बेटा ये डॉग नहीं है, ये बिल्ली है। अच्छा, इतने में बिल्ली ने क्या किया, म्याऊं कर दिया। तो उसने देखा अरे डॉग भौं-भौं कर रहा था, बिल्ली म्याऊं कर रही है। तो उसने क्या किया, तुरंत अपने स्कीमा में परिवर्तन किया। क्या परिवर्तन किया कि सारे 4 पैरों वाले जानवर जिसकी 2 कान हो, 1 पूँछ हो, वो सारे के सारे डॉग नहीं होते, है ना? कुछ बिल्ली भी होती है। तो उसने अपनी स्कीमा को में परिवर्तन किया और बिल्ली का एक अलग स्कीमा बना लिया। ठीक है? तो अब यहाँ बच्चा पहले से कुत्ते को देखकर जानवर समझता है क्योंकि उसके दिमाग में पहले से स्कीमा था किसका, जानवर का। जब वह बिल्ली को देखता है तो उसे भी जानवर समझता है, तो जानवर तो है ही लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये बिल्ली है और ये डॉग है। ठीक है? तो पहले बच्चा सोचता था कि कुत्ता भौंकता है, ये उसके दिमाग में स्कीमा था कि कुत्ता भौंकता है। लेकिन जब वह बिल्ली को देखता है तो वो म्याऊं करते सुनता है तो उसको लगता है कि कुत्ता तो भौं-भौं करता था, ये बिल्ली म्याऊं क्यों करती है? इसका मतलब ये है कि बिल्ली एक अलग जानवर है। तो उसने अपनी स्कीमा में क्या किया, परिवर्तन किया कि सारे जानवर डॉगी नहीं होते, सब जानवर अलग-अलग होते हैं, कुछ बिल्ली भी होती है, कुछ कुत्ते भी होते हैं। ठीक है? तो जब नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट नहीं होती है तो बदलाव करना पड़ता है ना? क्योंकि डॉग डॉग क्या कर रहा था, काट रहा था, बिल्ली क्या कर रही है, पंजा मार रही है। तो उसने अलग से स्कीमा अपना परिवर्तित कर लिया स्कीमा में। ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब है आपका संतुलन। संतुलन यानी कि इक्विलिब्रेशन, इसको समझते हैं। यानी कि आत्म-सातीकरण और समायोजन के बीच में संतुलन बनाना। अब ये संतुलन कैसे बनेगा? तो जब बच्चे ने नई जानकारी को समझने के लिए पहले उसे पुराने स्कीमा में शामिल करता है और फिर ज़रूरत पड़ने पर स्कीमा बदलाव भी कर सकता है, तो इसमें क्या है, स्कीमा में वो क्या कर रहा है, संतुलन बिठा रहा है। जैसे कि उसने कुत्ते को देखा, कुत्ता क्या कर रहा है, घर की रखवाली। तो उसके दिमाग में ये स्कीमा पहले से बना हुआ था कि डॉग क्या होते हैं, वो घर की रखवाली करते हैं। लेकिन जब उसने बिल्ली को भी घर की रखवाली करते देखा कि वो चूहे पकड़ रही है और घर की रखवाली कर रही है, तो उसने तुरंत संतुलन बिठाया। क्या संतुलन बिठाया कि डॉग भी रखवाली करते हैं और बिल्ली भी रखवाली करती है। ठीक है? तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संतुलन बिठाया जा रहा है। ठीक है? दोनों के बीच में संतुलन बिठाया जा रहा है। यदि बच्चा ना तो कोई जानकारी को समझने की कोशिश कर पाए और ना ही विचारों में बदलाव ला पाए, तो वो सीखना ही संभव नहीं हो सकता। इसीलिए जानकारी को संतुलित करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आत्म-सातीकरण और समायोजन दोनों साथ-साथ चलते हैं, यह निरंतर प्रक्रिया है जिसमें बच्चे का मानसिक विकास होता है। संतुलन बिगड़ने पर असमंजस होता है, जिसे बच्चा दूर करने की कोशिश करता है। मतलब अगर दोनों ही बातें उसकी फिट नहीं बैठ रही हैं, तो वो जब तक उसका दिमाग चलता रहेगा, जब तक वो दोनों बातों को संतुलित ना कर ले। वो कहेगा कि अगर अगर उसने कोई एरोप्लेन देखा उड़ता हुआ एरोप्लेन देखा, पर उसके दिमाग में क्या स्कीमा था कि पक्षी सारे उड़ते हैं, तो उसको लगा कि पक्षी है, उसने एरोप्लेन को पक्षी कह दिया। किसी ने उसे बताया कि बेटा ये पक्षी नहीं है, ये एरोप्लेन है। तो उसने क्या किया, संतुलन बिठाया। संतुलन क्या बिठाया कि मतलब
कुछ मशीनें भी होती हैं जो उड़ती हैं, एरोप्लेन होते हैं वो उड़ते हैं, हर कोई उड़ने वाली चीज़ पक्षी ही नहीं होती। तो उसने संतुलन बिठा दिया। उसको जब संतुलन बिठा दिया, उसे पता चल गया, तो उसकी मन कैसा हो गया, शांत हो गया। ठीक है। आप ये समझिए कि पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास कैसे होता है। पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास कैसे होता है, तो पियाजे के अनुसार बच्चे का मानसिक विकास 4 चरणों में होता है। बच्चा सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है। तो तालमेल बिठा के क्या सीखते हैं, तालमेल बिठा के सीखते हैं, लर्निंग करते हैं। ठीक है। तो पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं, उन स्टेजेस को पढ़ेंगे, हम समझेंगे अच्छे से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है। पियाजे के अनुसार कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं। चारों अवस्थाओं को हम बहुत ही अच्छे से डीपली समझने वाले हैं। ठीक है। पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की उम्र में होती है। ठीक है। दूसरी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रांतिक अवस्था ये होती है 2 से 7 वर्ष। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। चौथी है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 से 15 वर्ष। ठीक है। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि पियाजे के अनुसार जो विकास है बच्चे का, वो कैसा है, डिसकंटिन्यू, यानी कि असतत। असतत विकास माना है किसने, पियाजे ने। पियाजे ने विकास को कैसे माना है, असतत माना है, ये याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। पहली स्टेज है हमारी संवेदी गत्यात्मक अवस्था। पहली स्टेज है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें बच्चे की उम्र कितनी है, तो जन्म से लेके 2 वर्ष। जन्म से लेके 2 वर्ष। इसकी मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देना, आपको समझना है कि इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों से सीखता है। किससे सीखता है, अपनी ज्ञान इंद्रियों से। ठीक है। अपनी इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है। वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा क्या कर रहा है, अपने दिमाग में वस्तु की छाप बना लेता है, एक इमेज बना लेता है। ठीक है। समस्या को हल करने की प्रारंभिक क्षमता यहीं से विकसित होती है। ठीक है। जब बच्चा खिलौना छुपाने पर उसे ढूंढने लगता है, जैसे आप बच्चे के सामने चाबी दिखाइए और उसके सामने चाबी दिखाकर उस छुपा दीजिएगा, तो बच्चा अपने क्या करेगा, आपकी चाबी को ढूंढ के ले आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में एक छाप है, एक इमेज है। ठीक है। अब ये समझिए कि इस अवस्था में जो बच्चा है वो कैसे बोलता है, उसका विकास कैसे होता है। तो आपका 1 से लेके, आपका मतलब जब से बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेके 1 माह तक केवल रोना और कू-कू करता है। क्या करता है, रोना और कू-कू करता है। जब बच्चा जन्म हुआ बच्चे का और 1 महीने तक का है, तब बच्चा ना ही कोई क्रियाएं करेगा, ना कुछ करेगा, सिर्फ एक ही क्रिया करेगा, वो क्या होगी, वो होगा कू-कू करना। तो जन्म से लेके 1 माह यानी 30 दिन के भीतर बच्चा क्या करता है, कू-कू करता है। ठीक है। इसके बाद बच्चा 1 से 3 माह का होता है, तो बच्चा क्या करता है, कू-कू की ध्वनियाँ या आ ऊ की जैसी ध्वनियाँ निकालने लगता है। ठीक है। अब बच्चा 3 से 6 महीने का हो गया है, तो बड़बड़ाहट यानी कि बैबलिंग, बैबलिंग करना शुरू करता है। बच्चा बड़बड़ाने लगेगा, वाह वाह वाह, ऐसे बोलने, शब्द बोलने लगेगा, जिसको क्या कहते हैं, हम बैबलिंग कहते हैं, यानी कि बड़बड़ाहट अपने आप में ही वो शुरू कर देता है, आ ऊ ए ओ जैसी ध्वनियाँ निकलती हैं। फिर जब बच्चा 6 से 9 महीने का हो जाता है, तो ध्वनियों में की नकल करना शुरू कर देता है, जैसे कि बा बा, दा दा, मा मा, मतलब शब्द जो अब निकल रहे हैं, जो वर्ण निकल रहे हैं, वो अब क्लियर हो गए हैं। पहले बड़बड़ाहट थी, बैबलिंग कर रहा था। अब बच्चा क्या कर रहा है, अब बच्चा बिल्कुल साफ शब्द बोल पा रहा है, जैसे कि बा बा, दा दा,
पापा, है ना। तो ऐसे शब्द बोलने लगता है। कितने महीने में बोलता है? तो 6 से 9 महीने में पापा, दादा ऐसे शब्द बोलना सीख जाता है। जब 9 से 12 महीने का, यानी बच्चा अब 1 साल का हो गया है। बच्चा 1 साल का हो गया है तो बच्चे के अंदर की जो ध्वनि है उनको मिलाकर बोलने की कोशिश करने लगता है। जैसे कि मामा, पापा, दादा ऐसे शब्द बोलने लगता है। अब 8 से 10 माह के बीच में हुआ जब बच्चा, तो कुछ अर्थपूर्ण शब्द बोलना जो शुरू कर देता है, जैसे कि माँ। अब बच्चा कब तक है? 8 से 10 महीने का है। माँ बोल रहा है, वो दादा बोल रहा है, पापा बोल रहा है, मतलब दो दो स्वरों को, दो वर्णों को उसने मिलाना शुरू कर दिया। 2 वर्णों को मिलाकर बोलना शुरू कर दिया। जब वो 10 से 12 महीने का था तो 1 से 3 अर्थपूर्ण शब्द बोलता था। 1 से 3 ही बोलेगा, जैसे कि मामा, पापा, पानी, दे दो। अब ऐसे शब्द बोलने लगा। जब वो 1 साल का हो गया तो वो कहने लगा मामा, पापा, पानी दे दो, ऐसे शब्द बोलने सीख गया। इसके बाद जब 12 से 18 महीने का हुआ जब बच्चा, तो शब्द भंडार तेजी से बढ़ा। 12 से 18 महीने में बच्चे का शब्द भंडार तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है और वो 10 से 50 शब्द बोलता है। कितने बोलता है? 10 से 50 शब्द बोलता है। और जब बच्चा 18 से 24 महीने का हो जाता है तब बच्चा 50 से 200 शब्द बोलने लगता है। ठीक है। फिर तो वो वाक्य बनाने लगता है कि मम्मा मुझे पानी दे दो, मुझे खाना दे दो, पापा पैसे दे दो, दादा पैसे दे दो, है ना, मुझे पढ़ना है। अब वो ऐसे शब्द मतलब पूरा वाक्य बना के बोलना सीख गया है। ठीक है। तो यहाँ से आप देख लें, 8 से 10 महीने में माँ, बाबा, दादा, आओ ये शब्द बोल रहा है। 10 से 12 में मम्मा, पापा, पानी दे दो ऐसे बोलने लगा है। 12 से 15 महीने का हुआ है तो खाना, दूध, दाल, चावल ऐसे शब्द भी बोलने लगा है। जब 15 से 18 महीने का हुआ तो मेरी कार, मेरी गुड़िया इस तरीके के भी बोलने लगा है। फिर 18 से 21 महीने का हुआ तो कहाँ, क्यों, कैसे, कब, मत, जाओ, बैठो, उठो ऐसे शब्द बोलने लगा है। अब 21 से 24 महीने का हुआ है, यानी बच्चा 2 साल का हो गया है। 2 साल में वो चलो, खेलो, खेलते हैं, आया है, जाया है, गया है ऐसे शब्द बोलने लगा है। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम पियाजे की दूसरी स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, इस अवस्था में बच्चे प्रतीकों के माध्यम से सीखते हैं, मतलब उसके दिमाग में छवि बनना शुरू हो जाता है। उनने कहा साइकिल तो दिमाग में साइकिल की छवि आ जाएगी। उनने कहा कि खिलौना तो खिलौने की छवि आ जाएगी। बच्चे चित्रों के माध्यम से, इमेजों के माध्यम से सीखते हैं। प्रतीकों और भाषा का ज्ञान इसमें सबसे ज्यादा होते। बच्चा क्या करता है? नकल करने लगता है, अनुकरण पाया जाता है, जादुई सोच यानी कि मैजिकल थिंकिंग आ जाती है, आत्म केंद्रिता पाई जाएगी, यानी कि उसको लगता है कि जो उसको पसंद है वो सबको पसंद है। अगर घर में किसी बच्चे को डोरेमोन पसंद है तो वो चाहता है कि उसके घर में सबको डोरेमोन पसंद होना चाहिए। सबको डोरेमोन, मम्मी भी डोरेमोन देखेंगी, पापा भी डोरेमोन देखेंगे, पूरा घर डोरेमोन देखेगा। उस लगता है पूरी दुनिया वही सोचती है जैसा वो सोचता है। तो इसमें आत्म केंद्रिता पाई जाती है। अपरिवर्तनीय अपरिवर्तनीय अवस्था का मतलब है कि रिवर्सिबल नहीं है, इनरिवर्सिबल है। जैसे कि बच्चा मुद्राओं को, पैसों को गिन पा रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है। आप ज़्यादा पैसे दे दो तो बच्चा उनको गिन नहीं पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अगर बच्चे को एक 10 रुपए का नोट दे दो और 10 रुपए के खुल्ले दे दो, 1-1 रुपए के सिक्के दे दो, तो बच्चा उनमें अंतर नहीं कर पाएगा। उसको लगेगा कि जो सिक्के हैं वो ज़्यादा हैं। 10 रुपए का नोट तो फेंक देगा, कहेगा मुझे तो ये दे दो भाई, ये ज़्यादा है। तो बच्चे को क्या लगेगा कि जो देखने में ज़्यादा है वही ज़्यादा है। तो उसके अंदर मात्राओं का और आकार का अभी मतलब आकार और मात्राओं को लेके उसके अंदर सोच विकसित नहीं हुई है। बच्चे को लगता है कि जो बड़ा है वही बड़ा है। जैसे कि आकार, यहाँ 2 गिलास हैं, एक गिलास लंबाई में है और दूसरा गिलास चौड़ाई में है। दोनों में ही सेम मात्रा में पानी भरा हुआ है। अब बच्चे से पूछो कि बताओ कौन सा बड़ा है, किस में ज़्यादा पानी है, तो वो कहेगा इसमें ज़्यादा पानी है। तो बच्चे को आकार में जो बड़ा है वही बड़ा है।
अगर उसको शेप नहीं समझ पा रहा है, वो क्वांटिटी नहीं समझ पा रहा है। जीववाद का गुण पाया जाता है। जीववाद का गुण, जीववाद यानी कि निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझ लेना। एक लड़की है छोटी सी, वो अपनी गुड़िया के साथ रोज क्या करती है, बातें करती है, उसके कपड़े बदलती है, उससे बातें करती है, उसके साथ सोती है, उसे खाना खिलाती है। तो उसको लगता है कि वो जो गुड़िया है वो जीवित है, वो उसी के जैसी सोचती है, उसको ऐसा लगता है। एक बच्चा है, वो कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ये सूरज मेरे साथ ही चलता है। ये साथ क्यों चलता है? मैं दिन में जाता हूँ अगर, तब भी मेरे साथ जाएगा। शाम को मैं दादाजी के साथ पार्क में घूमने जाता हूँ, तब भी ये मेरे साथ जाता है। सुबह मम्मी के साथ जाता हूँ कहीं, तब भी ये मेरे साथ जाता है। तो बच्चे को लगता है कि सूरज क्या है, जीवित है, और वो मेरे साथ साथ चलता है। तो उसमें जीववाद का गुण पाया जाता है। बच्चा पेड़, चांद, खिलौने, इन सबको क्या समझता है, जीवित समझता है। और क्या पाया जाता है इसमें, तो इसमें बच्चे के अंदर अभी तार्किक सोच या मूर्ख सोच कुछ नहीं आती। इसमें बच्चा सिर्फ चित्रों के माध्यम से सीखता है। बच्चा उलटना पलटना नहीं सीख पाता। बच्चा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं समझ पाता। पैसे को नहीं समझ पाता है। नोट और सिक्कों में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, बच्चा आकार और शेप में भी नहीं समझ पाता है। तो इसमें केंद्रीकरण यानी कि एक समय में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचना। केंद्रीकरण का मतलब है कि एक समय में सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचना क्या कहलाता है, केंद्रीकरण। तो ये केंद्रीकरण का गुण पाया जाता है। इसमें बच्चा कितना बड़ा है, तो बच्चा है 2 से 7 वर्ष का। ठीक है, ये याद रखेंगे, बच्चा कितना बड़ा है, 2 से 7 वर्ष का बच्चा है। उसके अंदर ये विशेषताएं पाई जाती हैं। जीववाद का गुण पाया जाता है। आत्मकेंद्रिता का बल पाया जाता है। आत्मकेंद्रिता का मतलब है कि जो बच्चे को पसंद है वो पूरी दुनिया को पसंद है। घर में अगर बच्चे को डोरेमोन पसंद है तो बच्चा चाहेगा कि उसकी मम्मी पापा दादा दादी सब डोरेमोन देखें। ठीक है, आई होप कि आप इसे समझ गए। बढ़ते हैं आगे। अगली स्टेज है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा 7 से 11 वर्ष का हो गया है। अब बच्चा कितना बड़ा हो गया है, 7 से 11 वर्ष का हो गया है। तार्किक सोच का विकास हो गया है। संरक्षण का गुण पाया जा गया है उसके अंदर। वर्गीकरण करने लगा है, क्रमबद्धता करने लगा है ना। विकेंद्रीकरण का गुण आ गया है। जीववाद धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब बच्चा क्या कर रहा है, वस्तुओं को सामने रखकर ही सोच पा रहा है, यानी कि मूर्त चिंतन करने लगा है। अगर बच्चे के सामने अगर कोई सामान रखा है तो उसके बारे में उसकी चिंतन करने लगेगा। उसके साथ ही बच्चे के अंदर उलटना पलटना ये सब आ जाता है। जीववाद का गुण धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब वो निर्जीव चीजों को जानने लगा है कि ये निर्जीव है। सजीव और निर्जीव में अब वो अंतर करना सीख गया है। अब वो जो संरक्षण था, अब संरक्षण में क्या करने लगा है, अब समझने लगा है कि आकार से पैसे कम ज्यादा ये सब वो समझने लगा है। इसमें बच्चा इंडक्टिव थिंकिंग करने लगता है, यानी कि आगमन तर्कणा। इसका मतलब ये है कि पहले बच्चे को उदाहरण बताए जाते हैं और फिर उसके नियमों की ओर ले जाया जाता है। पहले उदाहरण बताएंगे और फिर बच्चों को क्या करेंगे, नियमों की ओर ले जाएंगे। अब बच्चा पानी में कम ज्यादा ये गुण आ गया है, ये समझने लगा है। अब वो अगर आप दोनों गिलास दे दो तो वो समझ जाएगा कि किसमें ज्यादा है किसमें कम। वो समझ जाएगा कि दोनों में कैसा है, बराबर मात्रा में पानी है। ठीक है, अब ये बच्चा ये समझने लगा है। अब वो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर भी लगाने लगा है, यानी कि डंडियों को छोटे बड़े आकार में भी लगाने लगा है। वजन बदलने पर भी सामान नहीं बदलता, ये वो समझने लगा है। कि उसने कहा कि वजन किसका ज्यादा है, किस सामान का ज्यादा है। तो अब उसको मात्राओं के भी ज्ञान हो गया है। अब क्या है, मात्राओं का ज्ञान हो गया है। वस्तुओं का, जानवरों का वर्गीकरण करने लगा है कि सभी जानवर क्या है, अलग अलग हैं। कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, चिड़िया, गाय, भैंस, ये सब क्या है, सबको अलग अलग पहचानने लगा है। अब बच्चा ठोस वस्तुओं और वास्तविक वस्तुओं में तर्क कर सकता है कि जो मूर्त चीजें हैं और अमूर्त चीजें हैं उनमें फर्क करने लगेगा, है ना। असली और नकली में पहचान करने लगेगा। बच्चे जीववाद की प्रवृत्ति, याद रखें, 7 से 8 वर्ष में के आसपास समाप्त होने लगती है। जो जीववाद की प्रवृत्ति है निर्जीव चीजों को सजीव समझने की, वो 7 से 8 वर्ष में खत्म होने लगती है। अगली स्टेज है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
अब इसमें बच्चा 11 से 15 वर्ष का हो गया है, 11 से 15 वर्ष का हो गया है। अब बच्चा क्या करने लगा है, बच्चे के अंदर यह संज्ञान और सर्वोच्च अवस्था है। इसके अंदर बच्चे के अंदर अपार ज्ञान आ जाता है। बच्चा क्या हो जाता है, तार्किक चिंतन करने लगता है, अमूर्त सोच विकसित हो जाती है, तार्किक चिंतन करने लगेगा, परिकल्पना और वैज्ञानिक सोच हो जाएगी, संभावनाओं पर विचार करने लगेगा कि ऐसे से ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो उसके अंदर विचार आने लगते हैं। किशोर किसी भी सामाजिक समस्या पर विचार कर सकता है, उसके समाधान निकाल सकता है, तर्क दे सकता है, सही तर्क बता सकता है, तर्क का प्रयोग कर सकता है, गणित के सवाल सॉल्व करने लगा है। अब वो क्या कर रहा है, तो वो कैसी इसमें जो बच्चा है वो निगमनात्मक तर्कणा करता है। निगमनात्मक मतलब बच्चे को इसमें पहले नियम बताए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्याजे के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको समझ लेते हैं कि प्याजे क्या कहते हैं कि परिपक्वता और अनुभव, ये इम्पोर्टेंट है। परिपक्वता और अनुभव, बच्चे का विकास उसके जैविक परिपक्वता और अनुभवों पर निर्भर करता है कि बच्चा कैसे सीख रहा है, उसका वातावरण कैसा है, ये सब बच्चे के अनुभवों पर क्या करता है, निर्भर रहता है। सक्रिय अधिगम, बच्चा कैसा है, एक्टिव लर्निंग पियाजे जी ने मानी है, एक्टिव लर्निंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। बच्चा कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा, एक्टिव। बच्चा कैसे रहेगा, एक्टिव, एक्टिव रहेगा। विकास क्रमिक होता है, ये आप जरूर याद रखेंगे। इसमें विकास पियाजे जब भी बात करते हैं यानी कि स्टेजों में उनने विकास को बांटा है, तो उनके हिसाब से हमेशा विकास कंटिन्यू नहीं चलता है। उनके हिसाब से विकास स्टेजों में बटा हुआ है कि 11 से 15 वर्ष का बच्चा हो जाता है, उसके अंदर सारे विकास हो चुके होते हैं। ठीक है, एक चरण से दूसरे चरण में क्रमिक रूप से संक्रमण होता है और चरणों में क्रम सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब है कि दुनिया का कहीं का भी बच्चा हो, चाहे इंडिया का हो या इंग्लैंड का हो, पूरी दुनिया के बच्चों को इन्हीं स्टेजों से होकर गुजरना होगा, चाहे वो किसी का भी बच्चा हो। ठीक है, सभी बच्चे का विकास सेम समान तरीके से होता है, केवल गति में अंतर होता है। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे सीखता है, पर विकास की जो अवस्थाएं हैं वो सभी के लिए कैसी हैं, समान है। संतुलन की खोज, तो बच्चा हमेशा अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करता है कि उसका मानसिक संतुलन कैसा रहे, हमेशा सही रहे, हमेशा बना रहे। पियाजे का सिद्धांत बताता है कि बच्चे की सोच और बौद्धिक क्षमताएं चरणबद्ध रूप से विकसित होती है। मतलब बच्चा पहले स्टेज, ऐसा नहीं होगा कि 2 साल के बच्चे को आप साइकिल चलाना सिखा दोगे। पियाजे ने कहा है कि 2 साल का बच्चा अभी उसके अंदर शारीरिक बल नहीं आया है, तो हर बच्चे के अंदर ये स्वाभाविक रूप से होता है, ईश्वर की देन होता है कि बच्चे का विकास और अपने आप ऑटोमेटिक होता है। हर क्रमबद्ध क्रम, पहले बच्चा पहली स्टेज पार करेगा, फिर दूसरी स्टेज आएगी, दूसरी स्टेज पार कर लेगा तब ही तीसरी आएगी, उसी तरीके से चौथी आएगी। डायरेक्ट बच्चा चौथी स्टेज में नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया। अब है पियाजे के सिद्धांत की विशेषताएं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको समझेंगे कि यह सिद्धांत विकास की क्रमिक प्रक्रिया को बताता है कि विकास की प्रक्रिया कैसी है, क्रमिक है, यानी कि सीक्वेंस में लगी हुई है। बच्चा अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है, अनुभव से बच्चा अपने अनुभवों से सीखेगा, है ना, ज्ञान का निर्माण करेगा। बच्चा कैसा रहेगा, जब भी पियाजे का क्वेश्चन आएगा, बच्चा कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा। यह गुणात्मक परिवर्तन है और गुणात्मक परिवर्तन पर क्या करते हैं, ये बल देते हैं। यह सार्वभौमिक है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है किसने, पियाजे ने। गतिविधि आधारित अधिगम है, खोज विधि करके बच्चा क्या करता है, सीखता है। बच्चों की मानसिक अवस्था को समझकर शिक्षण करना चाहिए। बच्चे को, टीचर को समझना चाहिए कि बच्चा उसका किस तरीके से सोच रहा है, किस स्टेज में है, उसी हिसाब से उसके लिए शिक्षण सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए और उसी हिसाब से बच्चे को सिखाना चाहिए। पियाजे कहते हैं कि बच्चा क्या है, नन्हा वैज्ञानिक है जो स्वयं अपने आप की खोज करता है। ठीक है, ये पियाजे का कथन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आता है और पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
हमने पूरी थ्योरी समझ ली है। अब आप जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने पूरी थ्योरी, पूरे कॉन्सेप्ट प्याजे के समझ लिए हैं और अब हम करने वाले हैं क्या, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम प्याजे के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार सूचनाओं को व्यवस्थित और व्याख्या करने वाली मानसिक संरचना क्या कहलाती है। ठीक है, बताइए क्या कहलाती है। संतुलन नहीं, ये क्या होता है, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में तालमेल बिठाना, ये तो गलत हो जाएगा। समायोजन भी नहीं होता है, आत्मसात भी नहीं होता है, क्या होगा, स्कीमा। ऑप्शन ए हमारा राइट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास कैसा है। निरंतर नहीं, प्याजे ने स्टेजेस दी हैं और स्टेजेस वाला कभी भी विकास को कंटिन्यू नहीं मानता है। कैसा है, अधिगम आधारित, सामाजिक, जी नहीं। कैसा है, असतत, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, डिसकंटिन्यू। प्याजे ने विकास को कैसा माना है, डिसकंटिन्यू माना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका है। बच्चे विकास कैसे होगा, तो बच्चे अपनी, एक नन्हे वैज्ञानिक हैं और अपनी समझ को कैसे करेंगे, एक्टिव रह के लर्निंग करेंगे और अपने विकास को क्या करेंगे, बच्चे दुनिया में रहकर ही अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे दुनिया में रहकर अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ये किसने कहा है, जीन पियाजे ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में पाया जाता है। वस्तु स्थायित्व, अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण किस अवस्था में पाया जाता है। बच्चे अपने दिमाग में क्या बना ले रहे हैं, वस्तु की छाप बना ले रहे हैं, तो ये हमने किस में सीखा था, संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संवेदी गामक अवस्था की आयु सीमा कितनी है। संवेदी गामक, अभी हमने पढ़ा संवेदी 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवेदी गामक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है, बताओ। मुख्य विशेषता है इंद्रियों का प्रयोग। इंद्रियों यानी कि हमारे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये क्या है, हमारी मुख्य इंद्रियां हैं। इन्हीं से क्या करता है, बच्चा सीखता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। के अनुसार बच्चा, प्याजे के अनुसार बच्चा अहम केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन बी पूर्व संक्रांतिक अवस्था। पूर्व संक्रांतिक अवस्था में बच्चा क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है, यानी कि बच्चा कैसा होगा, अहम केंद्रित होगा, यानी कि बच्चे को लगता है कि जो उसको पसंद है वो सबको पसंद है। अगला क्वेश्चन है, पलटावी के अभाव की कमी किस अवस्था में पाई जाती है। जब पलटावी के अभाव यानी कि वो क्या कर रहा है, आकार में और मात्राओं में समझ नहीं कर पा रहा है, पैसों को नहीं गिन पा रहा है, कम, जैसे उसको ज़्यादा चीज़ ज़्यादा लगती है, और जैसे 100 रुपये का नोट दे दो और 100 रुपये के सिक्के दे दो तो बच्चा कभी नहीं गिन पाएगा, उसको सिक्के ही कैसे लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो पलटावी का गुण की अभाव की कमी किस अवस्था में होती है, बताइए। ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस प्रकार के चिंतन से में रहता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में किस प्रकार का चिंतन करता है, बताओ कैसा करता है, सिंबॉलिक यानी कि प्रतीकात्मक सोच रखता है बच्चा, प्रतीकों के माध्यम से सोचता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण
का नियम बच्चा किस अवस्था में सीख जाता है? संरक्षण का नियम बच्चा किस अवस्था में सीख गया? मतलब अब वो आकार और शेप वो समझने लगा है, मात्राओं को समझने लगा है, कम ज़्यादा अब वो जानने लगा है। तो ये किस अवस्था में आ जाता है? ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, गणितीय संक्रियाएं बच्चा किस अवस्था में करने लगता है? गणितीय संक्रियाएं मतलब अब वो गणित के सवाल कैसे करने लगा है, सॉल्व करने लगा है। उस बच्चा अब इसमें 7 से 11 वर्ष का है और 7 से 11 वर्ष में बच्चा जोड़ घटाना गुणा भाग करने लगता है। ठीक है, तो मुख्य संख्या ऑप्शन सी हमारा राइट जवाब। क्वेश्चन 12 देखेंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? मूर्त संक्रिया मतलब अमूर्त चिंतन? जी नहीं, अमूर्त चिंतन नहीं। भाषा का दोष? नहीं। इंद्रियों का ज्ञान? नहीं। तार्किक चिंतन, मूर्त वस्तुओं को देखकर वो तार्किक चिंतन करने लगता है, मूर्त वस्तुओं को देखकर। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या है? औपचारिक यानी कि फॉर्मल स्टेज की बात हो रही है। फॉर्मल स्टेज में बच्चा कितने साल का रहता है? तो 11 से 15 वर्ष का। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? निगमनात्मक मतलब पहले बच्चे को नियम बताए जा रहे हैं, बाद में उदाहरण की ओर ले जाया जा रहा है। बच्चे को पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण की ओर ले जाया जाता है। ये किस अवस्था में होता है? तो औपचारिक। औपचारिक ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला, अमूर्त चिंतन की क्षमता किस अवस्था में विकसित हो जाती है? अमूर्त चिंतन, बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगा है, उसे वस्तु सामने हो या ना हो अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो क्या करने लगा है? तर्क करने लगा है, तर्क देने लगा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा है। अमूर्त चिंतन, अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई है। तो ये किस में आ जाती है बताइए? औपचारिक स्टेज में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन का अर्थ क्या होता है? एसिमिलेशन का अर्थ क्या होता है? नई जानकारी को जोड़ना, पुरानी जानकारी को बदलना, ये संतुलन करना। संतुलन करना तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं है। नई जानकारी जोड़ना, एसिमिलेशन का मतलब होता है नई जानकारी को जोड़ना। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन का अर्थ क्या होता है? समायोजन का अर्थ है पुरानी मानसिक संरचना में बदलाव। क्या हो जाएगा? नई जानकारी जोड़ना केवल, तो अगर केवल आया है तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन ए सही है, केवल ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन के अनुसार खेल की अवस्था किसे कहते हैं? खेल की अवस्था किसे कहते हैं फ्रेंड्स, बताइए जरा। प्ले एज। पियाजे के अनुसार खेल की अवस्था किसे कहते हैं? तो खेल की अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, पूर्व संक्रिया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये इसमें बच्चा, इसको क्या कहते हैं हम? प्ले एज कहते हैं। इसमें बच्चा कितने 2 से 7 वर्ष का होता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? प्ले एज कहते हैं। खेलने की उम्र होती है ये प्ले एज, इसके लिए हम इसे खेल की अवस्था भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे का सिद्धांत किस पर जोर देता है? रटने पर? जी नहीं, रटने पर कभी भी पियाजे जोर नहीं देते। अनुकरण पर? अनुकरण को भी पियाजे ने बिल्कुल नहीं माना है। दंड पर? दंड को भी पियाजे ने बिल्कुल नहीं माना है। क्रियात्मक खोज पर वो कहते हैं कि बच्चा क्या होता है? नन्हा वैज्ञानिक होता है और बच्चा अंतःक्रिया करके अपने वातावरण से ही सीखता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण की योग्यता किसमें होती है? विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण की किसमें होती है बताइए? पूर्व संक्रियात्मक में। अब जब बच्चा मूर्त चीजों को समझने लगता है, मूर्त थिंकिंग करने लगता है, तब बच्चे के अंदर विकेंद्रीकरण आ जाता है। वो चीजों को समझने लगता है, वो आकार, शेप, कलर, रंग, शेप ये सब जानने लगता है। तो ये किस में आती है बताओ?
किसमें आ जाती है ये? तो ये सोच, ये योग्यता कब आ जाती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पियाजे के अनुसार विकेंद्रीकरण का दोष किस अवस्था में होता है? विकेंद्रीकरण का दोष किस अवस्था में होता है? हाँ, विकेंद्रीकरण का दोष किस अवस्था में होगा? मतलब बच्चा जो है अभी अपनी अहम केंद्रता में है। बच्चा अभी ये सोच रहा है कि जो उसको पसंद है वो सबको पसंद है। तो ये किसमें होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसकी आलोचना करता है? आलोचना पियाजे का जो विकास का सिद्धांत है, पियाजे कैसे हैं? रचनावादी। कैसे हैं पियाजे? रचनावादी। पियाजे कैसे हैं? रचनावादी। ठीक है, अगर ये रचनावादी हैं तो ये क्या करते हैं? व्यवहारवाद का क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। पियाजे का जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किससे संबंधित है? बताओ, समझेंगे इसको अच्छे से कि पियाजे का जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी किससे संबंधित है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब है ज्ञान का विकास, है ना, हमारी मानसिक संरचना का विकास। तो शरीर का विकास जी नहीं, भाषा का विकास जी नहीं, सामाजिक विकास जी नहीं, क्या हो जाएगा? ज्ञान का विकास, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा घटक पियाजे के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? पियाजे के सिद्धांत से नहीं जुड़ा है। आत्मसातकरण, हाँ ये तो है। समायोजन भी है, स्कीमा भी है, क्षेत्र सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए कितनी अवस्थाएं बताई हैं, ये हमें बताना है। तो पियाजे की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? सेंसरी मोटर, है ना। दूसरी कौन सी है बताइए? प्री ऑपरेशनल, SPCF, ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि 4 स्टेजेस बताइए। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, नोट्स अच्छे लगे हैं, कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, अगली क्लास में हम कोहलबर्ग एंड वाइगोत्स्की पढ़ेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम को लेकर, इसलिए ये क्लास जो थी आज की पियाजे की, आई होप कि पियाजे से बनने वाला क्वेश्चंस अब आपसे सॉल्व हो पाएंगे। मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है, बहुत ही सरल भाषा में समझाई है और आप लोगों को अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, मुझे बिलीव है आप पर। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।